वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के टॉप 1000 क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इस सीरीज का पहला वीडियो है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चनों की तैयारी आप ज़रूर कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को और सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से पृष्ठ तनाव की इकाई है न्यूटन पर मीटर, डायन पर सेंटीमीटर, जूल पर मीटर स्क्वायर, ये सभी। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सरफेस टेंशन की यूनिट न्यूटन पर मीटर, डायन पर सेंटीमीटर व जूल पर मीटर स्क्वायर तीनों होती हैं। क्योंकि सरफेस टेंशन का सूत्र होता है बल बटे लंबाई, यानी एकांक लंबाई पर लगाया गया बल ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और डाइन पर सेंटीमीटर होता है, यह इसकी सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है। और जूल पर मीटर स्क्वायर भी इसी का मात्रक है, क्योंकि इसका एक और सूत्र होता है कार्य बटे क्षेत्रफल, यानी कि एकांक क्षेत्रफल में किया गया कार्य पृष्ठ तनाव ये कहलाता है। तो ये जो तीनों इकाइयां हैं ये सरफेस टेंशन की यूनिट होंगी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेल के विभवांतर की इकाई है जूल पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, एम्पियर, एम्पियर पर ओम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सेल के वोल्टेज की यूनिट होती है वो जूल पर कूलम होती है। क्योंकि जो न्यूटन पर कूलम होता है यह विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। और एम्पियर होती है यह धारा की यूनिट होती है, और एम्पियर प्रति ओम यह भी सेल के विभवांतर की यूनिट नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सेल के विभवांतर की यूनिट होती है जूल पर कूलम। इसका विभवांतर का सूत्र होता है ऊर्जा बटे आवेश। ऊर्जा बटे आवेश, तो ऊर्जा की यूनिट होती है जूल और आवेश की होती है कूलम। तो इसको हो जाएगा जूल पर कूलम। अब है अगला क्वेश्चन, एम्पियर घंटा किसकी इकाई होती है? आवेश, घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स और विशिष्ट ऊष्मा। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेश, क्योंकि एम्पियर इंटू घंटा या एम्पियर हावर चार्ज की यूनिट होती है। क्योंकि जो आवेश का सूत्र होता है आवेश क्यू बराबर होता है धारा गुणा समय, यानी आई इंटू टी। तो आई का मात्रक होता है धारा यानी एम्पियर, और टी का हो जाएगा होवर यानी घंटा। तो यह आवेश यानी चार्ज की यूनिट होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक होता है? तो दोस्तों, शक्ति का मात्रक होता है किलोवाट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो किलोवाट घंटा होता है यह कार्य की यूनिट होती है, यानी एनर्जी वो कार्य की यूनिट होती है। और जूल भी कार्य की यूनिट होती है, और डाइन होती है ये बल का सीजीएस मात्रक होता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पावर की यूनिट ओनली किलोवाट ही होती है। अब है ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल, ऊर्जा, वाट, न्यूटन। तो देखिए दोस्तों, हीट की ऐसा यूनिट होती है जूल होती है, क्योंकि ऊर्जा खुद एक राशि होती है, और इसकी भी जो यूनिट होती है वो जूल ही होती है। और वाट होती है वो विभवांतर की यूनिट होती है। और न्यूटन होती है जो ये बल की यूनिट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है? तो पानी के जहाज की गति को मापने की जो यूनिट इकाई होती है यानी यूनिट होती है वो होती है नॉट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पानी के जहाज की गति स्पीड को नापने की जो यूनिट होती है वो है नॉट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली की खपत की इकाई है? बिजली की खपत की इकाई दोस्तों किलोवाट घंटा होती है, और यह
हमारे जो घरों में जो सप्लाई होती है उसका मापन भी इसी में होते हैं। इसके एक यूनिट भी कहा जाता है किलोवाट घंटा को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक जूल से जूल प्रति सेकंड एवं वाट दोनों होता है, क्योंकि वॉट होता है डब्लू और जूल पर सेकंड, यानी शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय, यानी कि है इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। तो इस सूत्र से इसका जो मात्रक आएगा वो आएगा जूल प्रति सेकंड, और वाट होता है ये इसका एसआई मात्रक वैसी होती है, एसआई यूनिट होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि जो विभव होता है या विभवांतर का सूत्र होता है वो होता है ऊर्जा बटे आवेश। तो ऊर्जा का एक मात्रक होता है, यानी सूत्र होता है विभवांतर गुणा आवेश। तो इस सूत्र से इसका मात्रक निकलता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, कैलोरी निम्न में से किसकी इकाई होती है? तो कैलोरी ऊर्जा व ऊष्मा की इकाई होती है। कैलोरी हीट व एनर्जी की यूनिट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो ओम, वोल्ट, एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोध की इकाई होती है वो होती है ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विशिष्ट प्रतिरोध का यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी किसका मात्रक है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिवता का मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व, संवेग, आवेग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को इनर्शिया भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाता है तो उसका तापमान पर क्या असर पड़ेगा? तो दोस्तों उसका तापमान घट जाएगा। यदि किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाता है तो उसका तापमान घट जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? निम्न में से कौन सी वेक्टर राशि है? तो इसका राइट आंसर होगा संवेग, क्योंकि समय भी एक अदिश राशि है, आयतन भी अदिश राशि है, घनत्व भी अदिश राशि है, इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। और संवेग एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वेग में परिवर्तन की, जो वेग में परिवर्तन होता है उसी दिशा में इसकी संवेग की दिशा होती है। तो संवेग होती है एक सदिश राशि होती है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड़ पर सड़कों का बाह्य किनारा उठा हुआ रखते हैं क्योंकि अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने के लिए, अपकेंद्रीय बल प्रदान करने के लिए, सड़क साफ दिखाने के लिए, आने वाले वाहनों को देखने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो सड़कों पर कब भारी किनारा उठा हुआ रखते हैं उसका कारण होता है कि अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने के लिए। क्योंकि यदि इसका भारी किनारा उठा देते हैं तो इसका जो प्रतिक्रिया बल होता है उसका जो एक घटक होता है, इसके दो घटक होंगे, एक तो क्षैतिज घटक, एक लंबवत घटक। तो इसका जो ये वाला घटक होता है प्रतिक्रिया का, ये तो प्रतिक्रिया बल इधर होता है, और इसका जो ये घटक होता है यह अभिकेंद्रीय बल को संतुलित करने में काम आता है। तो अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने के लिए इसका जो ये भारी किनारा है ये उठा हुआ रखते हैं, क्योंकि इसका जो प्रतिक्रिया बल होता है ये, इसका जो ये घटक होता है ये अभिकेंद्रीय बल को संतुलित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब है अगला क्वेश्चन। गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण है। ऊर्जा का संरक्षण, उत्पन्न गैसों द्वारा लगाए गए पीछे की ओर बल, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है जब तोप पीछे की ओर धक्का मारती है, क्योंकि गोली आगे की ओर गति करती है तो प्रतिक्रिया बल के कारण जो तोप होती है वो पीछे की ओर धक्का मारती है। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण ही तोप पीछे की ओर धक्का मारती है, और यह प्रतिक्रिया बल होता है न्यूटन थर्ड लॉ होता है। तो गति न्यूटन की गति का तीसरा नियम इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि न्यूटन की गति का तीसरा नियम ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ग्रह के निकट किसी उपग्रह का अपनी वर्तीय कक्षा में परिक्रमण काल निर्भर नहीं करता है। ग्रह के द्रव्यमान पर, ग्रह की त्रिज्या पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, उपरोक्त सभी पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपग्रह के द्रव्यमान पर, क्योंकि उपग्रह के द्रव्यमान पर जो उपग्रह होता है उसकी परिक्रमण काल निर्भर नहीं करता है। चाहे उपग्रह का द्रव्यमान कुछ भी हो, हल्का हो या फिर भारी हो, उसका अपनी एक कक्षा के अंदर परिक्रमण काल समान होता है, उसमें चाहे कितना ही भारी या कितना ही हल्का उपग्रह क्यों न हो। लेकिन ग्रह के द्रव्यमान पर यह निर्भर करती है उपग्रह की त्रिज्या पर भी, जैसे कि जो चंद्रमा और पृथ्वी के लिए परिक्रमण काल अलग अलग होगा। ठीक है दोस्तों, इसका अब है अगला क्वेश्चन। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब किसी वस्तु की स्थिति में डिफरेंट होता है तो उसको अपन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसी क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं, और बाकी के क्वेश्चन को अपन अगली वीडियो में करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।